मध्य प्रदेश की राजनीति में अमिट हस्ताक्षर है। माननीय सुरेश पचौरी जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पीसीसी चीफ रहे हैं, केंद्र सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं और साथ ही साथ अभी भी उनकी जो एनर्जी है वो यूथ कांग्रेस वाली ही है। यूथ कांग्रेस के नेता ही हैं हमारे लिए पचौरी भाई वाली ही है। यूथ कांग्रेस के नेता ही हैं हमारे लिए पचौरी भाई और हमेशा वही रहेंगे। मेरे साथ उमाशंकर गुप्ता जी हैं, जिनके हस्ताक्षर भी मध्य प्रदेश की राजनीति पर अमिट हैं। कई मंत्री के पद के पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं पिछले सालों में और इनका नाम उमाशंकर गुप्ता जी का नाम लेना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो मैं बात शुरू करता हूं। सर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बात विपक्ष से शुरू करूं, क्योंकि विपक्ष का पहला मौका होता है कि विपक्ष अपने सवाल सत्ता पक्ष से दागे। 4.5 साल हो गए आपकी इस सरकार के भी। तो पचौरी भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं आज उमाशंकर जी को? मैं पूरे राज्य की परिस्थितियों के मामले में ओवरऑल। माइक आपको हाथ में लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अभिनव आयोजन किया है। आदरणीय उमाशंकर जी का भी स्वागत करना चाहूंगा और जो यहां हमारे भोपाल के साथी कृपापूर्वक मौजूद हैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। दीपक जी, किसी भी राज्य की जब बात होती है तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कामयाबी का पैमाना क्या तय किया जाए। उस राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के मामले में, शासन और प्रशासन के मामले में क्या स्थिति है, एक। और दूसरी, उस प्रदेश की जनता का क्या हाल है। जब प्रदेश की जनता की मैं बात कर रहा हूं तो बात आती है क्या किसान वर्ग खुशहाल है, क्या नौजवान वर्ग संतुष्ट है, क्या आम जनता संतुष्ट है, और यदि नहीं है तो इसके पीछे क्या कारण है। ये तो रही सोशल एजेंडा की बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है और प्रदेश के वासी क्या खुशहाल महसूस कर रहे हैं या बदहाल महसूस कर रहे हैं, ये आवश्यक बात होती है। और मैं संक्षिप्त में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जब शिक्षा के क्षेत्र की बात आती है तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वो सारे दस्तावेज लाया हूं और आप जानते हैं कि मैं तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर बात करता हूं। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में स्थिति दयनीय है। ये नीति आयोग किसने बनाया? केंद्र सरकार ने बनाया। शिक्षा की जब बात आती है तो लगभग 13,000 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक है, एक शिक्षक। 53,000 स्कूल ऐसे हैं जहां के भवन जर्जर अवस्था में। लगभग 41% महिलाएं अशिक्षित कैटेगरी में हैं। और जब स्वास्थ्य के आंकड़े देखते हैं, वही सरकारी आंकड़े, तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर प्रदेश 30वें पायदान पर है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश 17वें पायदान पर है। और जो कैग रिपोर्ट है, कैग रिपोर्ट के आधार पर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने ये में भारी भ्रष्टाचार है, एक कैग रिपोर्ट कह रही है। और नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि स्वास्थ्य के मामले में मध्य प्रदेश फिसड्डी है। अब रोजगार की बात कह रहे हैं।
अब मैं मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े लाता हूं। मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो 2016-17 का, उसमें पिछले 2 वर्षों में 53%, कितने 53% बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। सरकारी नौकरियां 2.4% ही सृजित हुई हैं। अभी हाल ही में पटवारी के जो पद सृजित किए गए थे उसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किए, वो जो एमटेक थे, वो जो पीएचडी थे, जो पोस्ट ग्रेजुएट थे। ये रोजगार की स्थिति है। अब आइए कर्ज की स्थिति पे। 1.5 लाख हजार करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश पे है और घोषणाओं का अंबार जारी है। ये बात मैं बस 2-3 चीजें दिखाकर अपनी बात खत्म करके, आदरणीय गुप्ता जी, जिनको मैं एक गंभीर राजनीतिज्ञ मानता हूं, उनको अवसर दूंगा। ये है नीति आयोग की रिपोर्ट, केंद्र सरकार का। नीति आयोग रिपोर्ट शोज एमपी इज स्टिल बीमारू। सीएम की घोषणा है 20,000 आधार में। नीति आयोग की रिपोर्ट, स्वास्थ्य राज्यों की दृष्टि में मध्य प्रदेश फिसड्डी। ये कोई कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है। 13 साल में 6 गुना बढ़ गया मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज। मध्य प्रदेश में उद्यमी योजनाएं फ्लॉप, क्योंकि इन्वेस्टर्स मीट हुई। बैंकों में जो गारंटी देने की बात कही थी, बैंक सरकारी नौकरी देने में और कर्ज देने में मना कर रहे हैं। बैंकों ने नकारी सरकार की नौकरी और गारंटी। एमपी ग्रोथ शोज जॉब लॉस एंड पर कैपिटा अप। दिस इज इकोनॉमिक सर्वे इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश 2016-2017। आप भैया लास्ट पॉइंट, केंद्र की जो योजनाएं हैं, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, विभिन्न योजनाओं में जो सरकारी मदद मिलना चाहिए था उनमें हुई कटौती। ये सारी स्थितियां हैं। बाकी मुद्दे मैं तथ्यवार अगली बार बोलूंगा जब मुझे आप अवसर देंगे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, हम उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश के वासी होने पर हमें गर्व है, लेकिन हमें अफसोस है कि मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश के हालात चिंताजनक हैं और इनको बेहतर करने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 3 मुद्दों की बात कही है और आंकड़ों के साथ कही है। पचौरी भाई के बारे में आपको पता है, बिना आंकड़ों के वो बात नहीं कहते। शिक्षा, स्वास्थ्य में फिसड्डी है। और मैं जानना चाहता हूं कि जब मेरे घर में एक बच्चा जन्म लेता है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उस पर कितना कर्जा होता है? धन्यवाद दीपक जी। आदरणीय पचौरी जी बहुत ही वरिष्ठ राजनेता हैं। मित्रों, हमें देखना ये पड़ेगा 2003 तक कांग्रेस की सरकार, उस समय मध्य प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों में क्या स्थिति थी, और आज जब हम 2018 में बात कर रहे हैं, उस समय विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। सड़क से शुरू करें। शायद सहमत होंगे, पचौरी जी भी सहमत होंगे कि सड़क नाम की चीज इस मध्य प्रदेश में बची नहीं थी, केवल गड्ढे ही गड्ढे थे। बिजली इस राजधानी में भी मुश्किल से 8-10 घंटे और रात में भी जाती थी, बिजली का आता पता नहीं था। इंडस्ट्री सब भागने लगी थी, अधोसंरचना सब खत्म हो गई थी, तनख्वाह समय पर बढ़ती नहीं थी, ओवरड्राफ्ट इतना ज्यादा था कि जो भी फाइनेंशियल एजेंसीज हैं उन्होंने मध्य प्रदेश को कर्जा देना बंद कर दिया था। ऐसी सारी परिस्थिति के बाद
जीडीपी उस समय -4% थी। आज देखें हम, सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, आज सरप्लस स्टेट है, सड़क में नंबर 1 पर है। पानी का मामला लें तो सिंचाई का रकबा आदरणीय पचौरी जी अध्ययन करते हैं, जरूर उनको ध्यान में होगा कि 2003 तक सारे प्रयत्नों से अंग्रेज और उसके बाद कांग्रेस सरकार, नवाब सब मिलाकर मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर था, जो आज बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गया। स्वास्थ्य के बारे में हम बात करें, हालत खराब हो सकती है, मैं इसको इनकार नहीं कर सकता, लेकिन 2003 मान रहे कि स्वास्थ्य में हालत खराब है। हालत में मान रहा हूं कि हालत उतनी ठीक नहीं है। 15 साल में स्वास्थ्य में कुछ नहीं हो पाया। सुन तो ले जरा कि हम शुरू कहां से हुए, ये तो देख लीजिए ना, हम शुरू कहां से हुए थे। अस्पतालों में कॉटन तक नहीं मिलता था, कॉटन। 2003 में सरकारी अस्पताल में अगर कहीं चोट लग जाए और अगर कोई मरीज पहुंचता था, डॉक्टर कहता था जरा बाहर से ले आओ। डॉक्टरों का अटा पता नहीं था। कमियां होंगी कुछ, मैं इसको स्वीकार करता हूं, इसको मैं नहीं कह रहा हूं कि कमी नहीं हो सकती, लेकिन देखना यह कि हमने सुविधाओं को कहां से कहां पहुंचा दिया। 0 बजट पर स्कूल खुलते थे, और तो और जब मैं होम मिनिस्टर था तो मुझे पता चला कि केवल स्कूल नहीं, 0 बजट पर थाने भी खोले गए। 0 बजट यानी कोई स्टाफ का सैंक्शन नहीं, कोई बिल्डिंग का सैंक्शन नहीं। शिक्षाकर्मी थानों के लिए बजट देने की क्या जरूरत है आपको? नहीं, तो सब जानते हैं। अब तो जरूरत है। उस समय की स्थिति रही होगी इसलिए खोलती होंगे, कि उस समय कोई जरूरत नहीं थी। शिक्षाकर्मी, संविदा, गुरुजी, इतनी हालत खराब हो गई थी। आज इसमें परिवर्तन आया कि नहीं, ये जनता और मध्य प्रदेश के लोग देख रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आप भवन की बात कर रहे हैं। इस 15 साल में करीब इस सरकार ने 75,000 स्कूलों की, कॉलेजों की बिल्डिंग बनाई है। रह गई होंगी अभी कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बनाई है 75,000 भाई। जीडीपी -4% थे, नाउ इट इज 11% कंटिन्यूअसली लास्ट ईयर। सिर्फ 3 साल से 11% पे जीडीपी। 5 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है इस प्रदेश को। गेहूं हमें आयात करना पड़ता था राशन में बांटने के लिए भी, आज हम गेहूं भेज रहे हैं। सभी क्षेत्रों में जो आपने कहा है, कुछ कमियां रह गई होंगी, जरूर मानते हैं, उनको भी दूर करेंगे। लेकिन 2003 तक जब लगातार सामान्यतया कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में रही, उस समय का मध्य प्रदेश और आज के मध्य प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। ये स्वीकार आपको करना पड़ेगा। सारे क्षेत्रों में जहां हम पहले, अगर पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में किसी भी क्षेत्र में तुलना करना होती थी, तो समझदार लोग नीचे से ही देखते थे। आई को ऊपर से देखते हो, नीचे से देखो, हम या तो लास्ट होंगे, लास्ट बट 1 होंगे, लास्ट 2 होंगे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कई क्षेत्रों में हम नंबर 1 हैं, नंबर 2 हैं, नंबर 3 हैं। ये जो अंतर आया है, ये ऐसे ही नहीं आ गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार जो प्रयास किए हैं, उसके कारण सरप्लस स्टेट बना, उसके कारण सड़क बनाई है, उसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं ठीक की है, उसके कारण शिक्षा बनाई है। ये सारी व्यवस्थाएं हुई है। और फाइनेंशियल दृष्टि में जरूर आपने कहा है कर्जा बढ़ा है, लेकिन फाइनेंस के नाम्स होते हैं, आदरणीय पचौरी जी जानते हैं। उस नाम्स को, उस लक्ष्मण रेखा को, कर्जे की जितनी सीमा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, आज तक मध्य प्रदेश में एक दिन हमने उल्लंघन नहीं किया। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार में 365 में से 200 दिन ओवरड्राफ्ट रहता था, इस 15 साल में एक दिन ओवरड्राफ्ट नहीं होने दिया, एक दिन तनख्वाह हमने नहीं रोकी। ये आंकड़े हैं, ऐसे गर्दन हिलाने से नहीं होगा। जैसे पचौरी जी ने आंकड़े दिए हैं, मैं भी आंकड़े दे के बात कर रहा हूं। नहीं, आप ये मेरे ख्याल से प्लीज मंच नहीं है, प्लीज एक दिन ओवरड्राफ्ट नहीं है। अगर पचौरी जी कहेंगे तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। एक दिन डिले नहीं है।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कहीं हमारी क्रेडिट खराब नहीं हुई है। आज हम लोन लेने जाते हैं तो हमें कम से कम कंपटीशन होता है इंस्टीट्यूशंस में कि आप हमसे लोन लीजिए। क्यों? क्योंकि उन लक्ष्मण रेखाओं को इस प्रदेश सरकार ने एक दिन क्रॉस नहीं किया है। विकास होंगे, काम होंगे, अपनी सीमाओं में रहते हुए लोन हमें रहना पड़ेगा। एक दिन किस्त डिले नहीं की, लोन हमें रहना पड़ेगा। एक दिन किस्त डिले नहीं की, एक दिन ओवरड्यू किस्त नहीं हुई है। ये मध्य प्रदेश का 15 साल का हिसाब है। पचौरी जी। दीपक जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय गुप्ता जी ने जहां से शुरुआत की वहीं से प्रारंभ अपनी बात भी कर रहा हूं। बात नंबर 1 होने की है। नंबर 1 काहे में हुए हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से भ्रष्टाचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश। आदरणीय गुप्ता जी होम मिनिस्टर रहे। नेशनल क्राइम रिपोर्ट के हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और कन्याओं पर बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1। शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1। किसान आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 3। और भी बातें हैं जो लंबी चली जाएगी। अब बात आ रही है 2003। हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जब चुनाव होते हैं तो हम मूल्यांकन करते हैं किससे क्या अपेक्षाएं थी, कौन उन कसौटियों पर खरा उतरा। 2003 में चुनाव हुए। इस प्रदेश की महान जनता ने जनादेश दिया। क्या सोचकर? ये सोच के कि स्थिति और बेहतर होगी, ये सोच के नहीं कि प्रदेश और कर्जदार हो जाएगा। 2003 के मुकाबले बेरोजगारों की संख्या प्रदेश में और बढ़ जाएगी। किसान जो प्रतिदिन आत्महत्या एवरेज मध्य प्रदेश में 6 करते हैं और बेरोजगार आत्महत्या प्रतिदिन एवरेज 2 करते हैं, वो 2003 में स्थिति नहीं थी। 2003 के बाद जब केंद्र में सरकार बनी, अब बात किसानों की आती है, तो यूपीए सरकार के समय में किसान को मोड़ा हूं। सोयाबीन की क्या कीमत थी, चने की क्या थी, गेहूं की क्या थी, सरसों की क्या थी, अरहर की क्या थी, इन सब की कीमतों में कमी आई है। अब बात आती है वादे की। वादे किए गए थे उस समय 2003 के चुनाव में, 2008 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में कि किसानों का कर्ज माफ होगा। अब कहा जा रहा है जुमलेबाजी थी। उस समय कहा गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि नहीं, ये संभव नहीं है। अरुण जेटली जी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया जा रहा है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा, केंद्र सरकार ने कहा, और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कहा प्रति परिवार 1 व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। यहां प्रति परिवार 1 को मिल गया रोजगार। बात आती है 2003 में स्थिति ऐसी थी। आपको बेहतर स्थिति के लिए ही तो जनता ने जनादेश दिया था, आपने तो बदतर कर दी। बेहतर करना था, बदतर कर दी। नंबर 1 होना था आर्थिक मामलों में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में। हम नंबर 1 से नीचे के पायदान से शिक्षा में 30वें स्थान पे और स्वास्थ्य के मामले में 17वें स्थान पर पहुंच गए। तो बात यह है कि जिन अपेक्षाओं से प्रदेश की महान जनता ने आपको अवसर दिया, उन अपेक्षाओं पर आप खरे नहीं उतरे और किसान वर्ग, नौजवान वर्ग, आम वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि उसके साथ छलावा हुआ है।
हम 2003 में ऐसा हुआ वो बोले, उससे काम नहीं चलेगा। प्रश्न ये है 2017 में क्या हालात हैं। 2018-19 में जनता पूछेगी कि अच्छे दिन आ गए, 15 लाख रुपए अकाउंट में जमा हो गए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल गया, ये जनता पूछेगी। नौजवान पूछेगा हमारे रोजगार का क्या हुआ। आखिरी बात, क्योंकि मैंने कहा कि मैं किसान को मोड़ा हूं, पकोड़े की बात भैया मैं नहीं कहूंगा, ये गंभीर डिस्कशन है और खास तौर से ऐसी चैनल पर डिस्कशन है, इंडिया न्यूज जो एक प्रतिष्ठित चैनल है और जो एंकर हैं वो भी मध्य प्रदेश से वास्ता रखते हैं। दरअसल हमसे ज्यादा तो वो जानते हैं कि हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन बोल नहीं रहे, हमसे बुलवा रहे हैं। अरे कह रहा हूं, आखिरी बात कृषि कर्मण पुरस्कार से। कृषि कर्मण पुरस्कार काहे में मिला? उत्पादन में मिला ना। अब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की रिपोर्ट है, मैं दो बात कह रहा हूं। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की रिपोर्ट है उसके हिसाब से देश का 21% उत्पादन मध्य प्रदेश में होना चाहिए। उत्पादन कहां हो रहा है? धनिया। मैं लाया हूं आंकड़े। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कह रहा है देश में धनिये का जो उत्पादन है वो 3.165 लाख मैट्रिक टन है। और आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आदरणीय गुप्ता जी क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में धनिये का जो उत्पादन है 3.87 लाख मैट्रिक टन है। देश में तो है 3.1 और मध्य प्रदेश में अपन ने श्रीलंका का भी उत्पादन जोड़ लिया, अपन ने सिंगापुर का भी जोड़ लिया। अब आप आइए लहसुन पर। लहसुन में सरकारी आंकड़े में, वो सरकारी आंकड़े भी लाया हूं और आर्थिक सर्वेक्षण भी लाया हूं, भूपेंद्र गुप्ता जी बैठे हुए हैं। लहसुन का उत्पादन है देश में 12.5 लाख मैट्रिक टन देश में, और मध्य प्रदेश में जो 21% होना चाहिए टोटल का, वो है लहसुन का उत्पादन 11.7। सब यही हो गया। तो कृषि उत्पादन तो बड़ा ही है, कृषि कर्मण तो मिलेगा ही। आप कहेंगे आपके राज में मिला। भैया मैं सेंट्रल मिनिस्टर रहा हूं, बात खत्म करूं। जो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से आती है उस आधार पर आंकलन होता है। अब राज्य सरकार ने फर्जी उत्पादन बताया तो कृषि कर्मण हो गया। मोटी बात, अगर किसान सुखी है, अगर किसान खुशहाल है, अगर मध्य प्रदेश की सरकार को केवल कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है तो क्या मध्य प्रदेश का अन्नदाता प्रसन्न है? क्यों आत्महत्या कर रहा है? अगर मध्य प्रदेश के नौजवान को 0% ब्याज दर पर रोज कर्जा मिल रहा है तो मध्य प्रदेश का नौजवान प्राइवेट बैंकों से और सूदखोरों से ब्याज क्यों ले रहा है? ना ब्याज की स्थिति है, ना किसान को जो कहा जा रहा है वो हो रहा है, ना नौजवान को जो कहा जा रहा है वो हो रहा है। या उम्मीदवार बनाया जा सकता है। क्या है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्लान? क्या करना चाहते हैं वो राज्य के लिए? क्या उनका कंट्रीब्यूशन है संसद के अंदर? क्योंकि संसद के अंदर भी वो बेहद महत्वपूर्ण पोजीशन रखते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका खासा प्रभाव है। तो सीधे चलते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है।
आप मेरी आवाज सुन पा रहे ज्योतिरादित्य जी? हेलो, पलट गया इस मैच का कोई हिसाब किताब। तो बहुत जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और जैसे ही वो जुड़ते हैं हम वापस आपको आपके पास लौट कर आते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।